अस्सलाम वालेकुम। कि कल जो आप लोगों को लेक्चर मिला है वो है आपके पास अपोस्ट्रोफी और यूज ऑफ एन अपोस्ट्रोफी ऑफ। ओके, आज हम बात करेंगे इसी तरह आज आपका टॉपिक है हु और whom। ये आपके पास क्वेश्चन वर्ड्स भी हैं और ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहलाते हैं। अभी हम जो इस पर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन कि आपके पास हु और whom जो है इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अब हु को जो है हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मिस होता है एज अ क्वेश्चन वर्ड। इसलिए हु जो है वो सब्जेक्टिव केस में काउंट होता है, तो ये आपके पास सब्जेक्टिव केस काउंट होगा। और whom जो है हम यूज करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं होता, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस काउंट होगा। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि हु और whom जो है ये सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, ना हम इसे जानवर के लिए यूज करेंगे और ना ही हम इसे बेजान चीजों के लिए यूज करेंगे। हु को एज अ क्वेश्चन वर्ड जब हम यूज करते हैं तो उसमें एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप हु को हम यूज करते हैं जब हमें मालूम नहीं होता सब्जेक्ट के बारे में, और ये चीज मैं आपको पैसिव वॉइस में भी बता चुका था। और जो है मैंने आपको पैसिव वॉइस में भी बताया था कि हु के साथ हम डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास who teaches you, who does teach you, who do teach you, तो आपके पास जो है ये और ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे और आपका राइट आंसर होगा हु टीचेस यू, क्योंकि हु जो है उसके साथ हम डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं करते जब हम इसे क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज करते हैं। लेकिन अब जो हम स्टडी कर रहे हैं हु को, वो हम यूज कर रहे हैं हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि आपके पास अगर हम ये कहते हैं Neha is a student whom I या whom a teacher admires a lot. Okay, you are a boy whom wants to join this campus.
She is a girl who loves to wear new dresses daily. Neither was the lady who her father introduced to his business partner. ओके कि हमारे पास ये 4 सेंटेंसेस हैं। तो हमने क्या बात की थी कि हु जो है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और आपने देखा है कि हु और हुम में से कोई भी वर्ड मौजूद है, तो हमें सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस के शुरू में नहीं, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर बात करें, तो हु के साथ जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा हु प्लस वर्ब, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो हु, और हुम के साथ जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा हुम, और हुम के बाद दोबारा सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब। मींस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हु के बाद वर्ब और हुम के बाद सब्जेक्ट। अब अगर हम यहां देखते हैं नया एज अ स्टूडेंट हु हुम अ टीचर, तो अ टीचर इज सब्जेक्ट, तो आंसर होगा हुम। हम यहां जाते हैं यू आर अ बॉय हु हुम वांट्स टू, तो यहां पर वर्ब है तो इसलिए हुम नहीं होगा, हु होगा। शी इज अ गर्ल हु हुम लव्स, तो हु लव्स, हुम नहीं होगा, वर्ब आ गया। एंड neither was the lady whom who her father, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो who नहीं आएगा, whom आएगा। ये तो है इसका बहुत इजी वे। हमें जो टेस्ट में आता है उसमें हमें ट्रिक किया जाता है। ट्रिक कैसे किया जाता है कि आपके पास अगर सेंटेंस आ जाए कि इमरान is an officer who we believe will be nominated as an officer of the year, officer of the year। ओके, इसी तरीके से आपके पास सेंटेंस है he is a boy who I think can win this competition। एक और ले लें आप, she is a student who he feels principal
will grant leave. Okay. अब आपके पास Imran is an officer whom we believe will be nominated as an officer of the year. Okay. तो क्या सही होगा? He is a boy whom I think can win this competition. इसमें आपके पास who आएगा या whom आएगा? And she is a student whom he feels principal will grant leave. अब क्या होता है कि आपको जो है we believe, I think and he feels, ये एक्सप्रेशंस ऐड कर दिए जाते हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर ये एक्सप्रेशंस आपके पास आ जाते हैं, ओके, कि आपके पास ये एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, मींस आई फील, अब इसमें फील फैक्ट भी हो सकता है, ओके, वी बिलीव्ड, इसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है, बिलीव, ही थिंक्स भी हो सकता है, ही थॉट भी हो सकता है, ओके, शी न्यू भी हो सकता है, शी नोज भी हो सकता है। मींस ये चार एक्सप्रेशंस हैं। अब इसमें इस वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है, ये सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, लेकिन इन एक्सप्रेशंस के आने से आपके हु और होम के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसे हो जाएगा कि अगर हु है और उसके बाद अगर एक्सप्रेशन है तो उसके बाद दोबारा वर्ब होगा, और अगर आपके पास होम है और होम के बाद एक्सप्रेशन है तो उसके बाद दोबारा आपके पास सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब होगा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो है वी बिलीव को हम ये कंसीडर करते हैं कि ये सेंटेंस में नहीं है, तो यहाँ पर क्या है वर्ब, तो हु विल बी नॉमिनेटेड होगा या होम विल बी नॉमिनेटेड होगा, तो हु विल बी होगा तो आंसर हो जाएगा हु। इस तरीके से यहाँ ही इज अ बॉय हम आई थिंक को फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर करते हैं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हु कैन विन होगा या होम कैन विन होगा, तो हु कैन विन होगा, होम कट जाएगा। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पर ही फील्स नहीं है, फिर हम यहाँ देखते हैं कि हु प्रिंसिपल होगा या होम प्रिंसिपल होगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल मौजूद है इसलिए होम मौजूद जो है यूज किया जाएगा। तो मीन्स आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जब भी हु और होम यूज होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर तो हु सब्जेक्टिव होगा और होम ऑब्जेक्टिव होगा। होम के बाद आपने देखना होगा कि सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, और हु के बाद हम डायरेक्टली वर्ब को यूज करेंगे। लेकिन आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस यूज की जाती हैं, ये एक्सप्रेशंस अपने आप को मुकम्मल लेकर आती हैं एंड इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस। आप चाहें तो इसको सेंटेंस के शुरू में लिख लें, लाइक आई बिलीव या वी बिलीव इमरान इज एन ऑफिसर हु विल बी नॉमिनेटेड। ओके, हम इसको चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं, इमरान इज एन ऑफिसर हु विल बी नॉमिनेटेड एज एन ऑफिसर ऑफ द ईयर वी बिलीव। तो ये बिलीव एक एक्सप्रेशन है जो सेंटेंस में कहीं पर भी ऐड किया जाता है, लेकिन आपको ट्रिक करने के लिए इसे हम सेंटेंस के मिड में डाल देते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका हु और हुम। क्लियर है? ओके जी। साथ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, अभी मैं कॉमन टॉपिक्स आपके पास कर रहा हूं। रिमूव टू और रिमूव इनफ। ओके, ये चीजें आप लोग अपने क्लास 9 से पढ़ते हुए आए हैं। अगर हम अपने पुराने टेस्ट को देखें जिसमें लम्स भी है, आगा खान भी है, और आगा खान में तो लास्ट ईयर इंग्लिश नहीं थी, लेकिन नस्ट जो है या नम्स जो है उसमें भी इसके क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। लम्स में तो मोस्टली जो है वो आ रहे हैं। तो रिमूव टू रिमूव इनफ जो है ये आपके पास बहुत सिंपल है क्योंकि आप 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपने ध्यान में रखना होता है कि क्या करना है। अब जैसे आपके पास सेंटेंस है,
ओके जी, ये आपके पास सेंटेंसेस हैं आपके रिमूव टू और रिमूव इनफ। यानी कि हम क्या करते हैं कि हम एक कंपाउंड सेंटेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए रिमूव टू और रिमूव इनफ का इस्तेमाल करते हैं। रिमूव टू नेगेटिव होता है और रिमूव इनफ जो है वो पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों को जब आप रिमूव करेंगे तो आपने वहां पर जो है सो का इस्तेमाल करना है, सो दैट, क्योंकि सो के साथ दैट हम इसको जो है टॉपिक के हिसाब से कॉज एंड इफेक्ट के नाम से स्टडी भी करते हैं कि इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट बता रहे होते हैं। तो आपके पास जो है अब जैसे इसके दो स्ट्रक्चर होंगे ना, अगर हम टू के साथ सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर बी वर्ब थर्ड फॉर्म। ये बात मैं आपसे बार बार कर रहा हूं कि हम बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी थर्ड फॉर्म यूज की जा सकती है। ओके, अगर टू के साथ पहला स्ट्रक्चर ये होगा, जब हम इस टू को रिमूव करेंगे तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, टू की जगह आ जाएगा सो प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम यूज करेंगे दैट, फिर यूज होगा सब्जेक्ट, फिर हम अगर प्रेजेंट में है तो हम यूज करेंगे कैन नॉट, और अगर हम पास्ट में है तो हम यूज करेंगे कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे यूज करेंगे।
उसके बाद आपके पास रिमूव इनफ का जो फॉर्मूला होगा उसमें भी यही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ। ओके, यहां पर एडवर्ब भी यूज किया जा सकता है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बी थर्ड फॉर्म। इसको भी जब आप रिमूव करेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब इनफ रिमूव होगा सो, और सो के बाद एडजेक्टिव आएगा और फिर यूज होगा दैट, फिर आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, यहां पर आप यूज करेंगे कैन या कुड, अगर प्रेजेंट में है तो कैन और पास्ट में है तो कुड। ये पैटर्न आपने दोनों में यूज करना है। अब अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स के मुताबिक जो है हम पहले में जाएं तो सो और टू, सो के साथ दैट है तो ये रॉन्ग हो जाता है। फिर है टू, टू के बाद वर्ब के बाद एडजेक्टिव बाद फिर टू है, यहां पर दैट है इसलिए रॉन्ग हो जाता है। फिर हमारे शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन, तो ये आ गया सो, फिर ये आ गया एडजेक्टिव, फिर ये दैट, ये सब्जेक्ट, कैन नॉट और ये हमारा आंसर होगा सी। इनफ वीक, क्योंकि हमने बात की कि एडजेक्टिव पहले आएगा, इनफ बाद में आएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 2 में हम आ जाते हैं, दे आर यंग इनफ टू ड्राइव। ओके, यंग एडजेक्टिव, इनफ टू ड्राइव, ये सही है। दे आर टू यंग दैट, टू के साथ दैट नहीं आता। दे आर इनफ, इनफ पहले नहीं आता। दे आर सो, सो के साथ टू नहीं आता। फिर हम यहाँ जाते, दिस हाउस डैश स्मॉल टू हैव 5 रूम्स, सो दिस हाउस is too small to have 5 rooms, क्योंकि हम enough small नहीं लिखेंगे, so small नहीं लिखेंगे, very का यूज इसमें नहीं होता। उसके बाद tea is dash hot that it can be taken, तो tea is so hot, क्योंकि that आ गया, that वाले केस में सिर्फ so आएगा, ना enough आएगा ना to आएगा। He is intelligent dash, एडजेक्टिव पहले है तो हम एडजेक्टिव के बाद enough यूज करते हैं, क्योंकि ना to यूज होगा ना so यूज होगा, इसलिए आपका आंसर है ए। अब यहां आ जाए, he is too old to marry, ये भी सही है। she is old enough to marry, ये भी सही है। she is so old that she cannot marry, ये भी सही है। she is so old that she can marry, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आपके पास इस जुमले में क्या है कि too old to marry का मतलब है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, और enough old का मतलब है वो इतनी बड़ी है कि उसकी शादी की जा सकती है। दैट इज द वे वी कम अप। इनफ में हम उसको पॉजिटिव रखते हैं और टू के साथ हम उसे नेगेटिव रखते हैं कि टू ओल्ड है तो मतलब बहुत बूढ़ी हो गई तो अब वो शादी नहीं कर सकती। इनफ, ओल्ड इनफ है यानी कि वो इतनी बड़ी है कि उसकी शादी की जा सकती है। इज इट क्लियर नाउ कि ये आपके पास जो है रिमूव टू और रिमूव इनफ जो है, जो एक कॉमन टॉपिक है, आप पढ़ते हुए भी आए हैं, लेकिन इसमें अक्सर हम ट्रिक आउट हो जाते हैं, तो इसका आपने ध्यान में रखना है कि टू के साथ TOO के साथ हम एडजेक्टिव और फिर टू वो फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म बी के साथ, क्या अगर सो यूज होगा तो सो के बाद हमेशा सो दैट आएगा, इसका आपने ख्याल रखना है। ओके ओके जी, ओके जी, इसी के साथ एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है और इजी है, 10 क्वेश्चंस। हम जिसे उर्दू में कहते हैं ना, है ना, शी इज अ गुड गर्ल, इजंट शी, है ना, इस सेंस में हम ज्यादातर इसमें जो है स्पोकन में इसको ज्यादा यूज करते हैं, टू एम्फसाइज ऑन द स्टेटमेंट। तो इसलिए जब भी हम टैग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम यहां पर जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म्स। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इन शॉर्ट फॉर्म्स को जैसे इज नॉट जो है वो बन जाती है आपके पास isn't, am not आपके पास बन जाता है aren't, are not आपके पास बन जाएगा aren't, can not can't या can't, could not couldn't, have not, haven't, has not,
will not, won't, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't, had not, hadn't, would not, wouldn't, should not, shouldn't, ओके एंड सो ऑन, जो भी आपके पास मौजूद है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें एक पंक्चुएशन केस हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो डू नॉट ऐसे लिख देते हैं, सर वो जल्दी में थे। देखें, आप जल्दी वाला केस आपका अपना है, वहां आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा। ये दो वर्ड है, जब भी आप डू नॉट लिखेंगे, डू और नॉट, उसके बाद स्पेस आना जरूरी है, ये राइट पे है। इस तरीके से अक्सर देखा गया है कि वो डोंट लिख देते हैं आप लोग, तो इस तरह जो है वो डोंट लिख देते हैं, एन और टी को मिला देते हैं और उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि डू नॉट जब लिखा जाएगा तो वो जो है एन के बाद और टी के बाद जो है स्पेस हो, टी के और एन के दरमियान स्पेस होगा, और ये आपके पास नहीं होगा। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर की जाती है। इसमें वॉज नॉट है, वर नॉट है, वरंट है, वो इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप पहले इसको कर लें। वॉज नॉट, wasn't, were not, weren't, okay, so on। अब क्या है कि आपके पास ये बात ध्यान में रखनी है कि टैग बनाने के लिए आपने हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को फॉलो करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि शी इज अ गुड गर्ल, तो इसको जब आप टैग करेंगे, क्योंकि इसमें आपने तो इसका जो आंसर, अगर आपके पास एक ऑप्शन है isn't she और दूसरा ऑप्शन है is not she और तीसरा ऑप्शन है isn't it, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। is not और isn't एक ही चीज है, लेकिन हम इसमें जो है शॉर्ट फॉर्म को फॉलो करेंगे। अब अगर आपके पास है does he work hard, ऑप्शन ए does he, ऑप्शन बी doesn't he, ऑप्शन सी isn't it, जी क्या होगा, और ऑप्शन डी none of these, तो इसका आंसर होगा none of these, क्योंकि नो टैग। हम जो है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कभी भी टैग नहीं करते, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हम खुद एक सवाल मालूम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें खुद को नहीं मालूम, तो हम उसे टैग कैसे करेंगे? क्योंकि टैग करने के लिए आपको उसे सपोर्ट करना है। आप तो खुद यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, तो आप उससे सपोर्ट किस तरह करेंगे? इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का टैग नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास नेगेटिव है, जैसे दे कांट मेक इट, तो क्या हो जाएगा? कैन दे, कांट दे, couldn't they, ओके। तो आपके पास जो हेल्पिंग वो मौजूद होगा, अगर वो ऑलरेडी सेंटेंस में मौजूद है तो आपने उसी को फॉलो करना होगा। तो कैन नॉट है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, तो उसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब
और सब्जेक्टिव केस को फॉलो करेंगे। कैन दे पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर आपके पास लेट्स, ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम, स्टार्ट द गेम, तो क्या होगा? विल बी, will you, do you और shall be। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि हम जो है लेट्स का जब भी टैग बनाएंगे वो हमेशा shall be ही बनेगा, हमेशा shall be बनेगा। इसी तरीके से अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंस को जैसे open the door, open the door, इसको अगर आप टैग करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? विल यू, शैल यू, शैल बी, डू यू। तो ये ध्यान में रखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस का टैग हमेशा विल यू ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, अगर ये नेगेटिव भी है, जैसे अगर आपके पास है don't make noise, so do you, will you, don't you, want you, तो इसका भी will you ही रहेगा। तो ये हो गए आपके टैग क्वेश्चंस। इसके अलावा जो है आपके पास दो ऐसे हैं जो आपको ट्रिक करते हैं, जिसको हम मिसलेनियस में कंसीडर करेंगे। जैसे कि आपके पास जो है एक तो इट्स है, या आपको मालूम है कि इट्स क्या है, ये इट इज भी है और ये इट हैज भी है। ओके, और एक है आर्ट या हर हियर, ये इस तरीके से। तो क्योंकि ये जो है ही वुड भी है और ये जो है ही हैड भी है, तो आपको जो है वह बताएगा कि वो वुड है या हैड है। जैसे अगर आपके पास सेंटेंस है they'd like to help you, तो hadn't they, would they, had they और wouldn't they। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए wouldn't they। अगर यही सेंटेंस ऐसे हो he'd seen that movie, ओके, तो had he, hadn't he, would he और wouldn't he। तो थर्ड फॉर्म है तो had he। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास जो है आपके टैग क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर कंप्लीट हुए। फिर इसकी शीट्स जो है वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी, फिर आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको जो है फिर पैसिव वॉइस और टैग क्वेश्चंस दोनों शीट्स के आंसर्स जो हैं यहाँ पर आपको की के साथ भेज दिए जाएंगे और एक्सप्लेन भी कर दूँगा। थैंक यू।